नमस्कार, कैसे हैं सभी। उम्मीद बहुत बढ़िया होंगे और परीक्षा प्लस के साथ अपनी तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। अभी हमने रेशियो प्रोपोर्शन का देखा जाए तो आज लास्ट क्लास है। हमने सारे कॉन्सेप्ट वो डिस्कस कर लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन कैसे टाइप 3 से हम डील करेंगे, या कुछ और मिसलेनियस जैसे सिक्कों पे आधारित प्रश्न होते हैं या और भी मिश्रण पे आधारित प्रश्न होते हैं, ऐसे हम तमाम प्रश्नों का यहाँ पे देखेंगे। कैसे उसका कॉन्सेप्ट हो सकता है, कैसे उसका लगाने का तरीका हो सकता है, कहाँ पे हम अपना समय बचा सकते हैं, कहाँ पे हम गलतियाँ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तमाम बातें आज के सेशन में हम शुरू करेंगे। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले अभी आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा कोर्स है वो 10+ कोर्स में चल रहा है। एक फेज जो पहला फेज था 3 महीने का वो खत्म होने को है, 15 तारीख उसकी डेट है। 15 तारीख से फिर से नया फेज चलने लगेगा आपका। जो बच्चे रिन्यू कराना चाहते हैं नेक्स्ट फेज के लिए वो रिन्यू करा लें, वरना 15 तारीख के बाद तो आपको रिन्यू कराना ही पड़ेगा। 15 तारीख के बाद फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी अगर आप रिन्यू नहीं कराओगे तो। जो बच्चे हमसे नए जुड़ना चाहते हैं वो फेज 2 का नया डाल दिया गया है। आप जाके हमारे ऐप पे या वेबसाइट पे जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ताकि आपको अगले 3 महीने तक सारी की सारी PDF संस्था द्वारा उपलब्ध होती रहे, वहाँ पे कोई दिक्कत आपको ना आए। जैसे अभी कल ही क्या किया गया, स्टैटिक का PDF दिया गया करीबन 100 पेज का, उसमें सारे इंपॉर्टेंट बहुत ही काम का वो PDF है। लगभग हर परीक्षा में एक कंपेंडियम की तरह, संजीवनी की तरह आपका काम करेगा। तो ऐसे आपको अगर PDF वगैरह चाहिए तो 499 का प्लान आप ले लो जो आपके सामने है। ये और कुछ नहीं, ये उसी का लगा हुआ है। 10+ कोर्स के अंतर्गत 10 कोर्स हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं, ये बात सभी लोग आप जान रहे हो। इसके साथ ही हम लोगों ने लोअर मेंस का भी जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। उसके टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्स दोनों लॉन्च कर दिए हैं। टेस्ट सीरीज केवल 699 रुपए में है, जिसमें आपको 25 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट हैं क्योंकि हर टेस्ट में 2 पेपर है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है टेस्ट सीरीज। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो फुल कोर्स 1999 है, जिसमें आपको सारे वीडियो भी दिए जा रहे हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। तो अगर टेस्टों की संख्या बोला जाए फुल कोर्स में तो उसमें करीबन 100 पार कर जा रहा है। 25 इधर के प्लस 75 सेक्शनल टेस्ट, 100 पार हैं आपके टोटल टेस्ट उसमें। प्लस आपके उसमें नोट्स मिलेंगे, संजीवनी नोट्स मिलेंगे, रिवीजन नोट्स हो जाएंगे उसमें आपके, प्लस वीडियो कोर्सेज सब कुछ उसमें इन्वॉल्व रहेगा जो मात्र 1999 है। चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। आज हम क्लास में केवल डील करेंगे उन प्रश्नों का जो टाइप 3 के हैं या मिसलेनियस प्रश्न है। विविध प्रश्नों को डील करेंगे। हमने सारे बेसिक, हमने टाइप 1, टाइप 2, मिश्रण, उम्र पे आधारित सारे के सारे प्रश्न अभी पिछले कक्षाओं में करते आए हैं। आज हम इसको कैसे भी करके फिनिश करेंगे ताकि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो उसे स्टार्ट कर सके, और लगभग हम लोग मैथ का जो अर्थमेटिक पोर्शन है वो फिनिश करने के कगार पे हैं। एक चैप्टर आपका जो बड़ा बचा है बस, बाकी हम लोग 1 से 2 वीक में आराम से मैथ्स को भी फिनिश कर देंगे ताकि दूसरे फेज में आपका फिर से चलने लगे चीजें। हर फेज में हम जो भी होगा आपका सब्जेक्ट वो दोबारा रिपीट होने लगेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 3 महीने में मैक्सिमम आपका कोर्स खत्म करने की कोशिश की जाती है। प्रश्न आपके सामने है कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25 के अनुपात 4 था। यदि 5 और अधिक, पहले ये प्रश्न कर लेते हैं, वो दूसरा प्रश्न पहले आ गया था, इस प्रश्न को देखते हैं। ए और बी के आय का अनुपात, ये प्रश्न पहले मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी जो हमने टाइप 2 करते आए हैं सब वही था। ये प्रश्न भी वैसे था, हमने वहां पे भी जिक्र किया था टाइप 2 का, यहाँ पे भी जिक्र करेंगे। जो लगता तो टाइप 2 की तरह है लेकिन टाइप 2 होता नहीं है, ये क्या होता है, टाइप 3 होता है। तो ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 5:7 है। फिर क्या बोल रहा है कि इनके खर्च का जो अनुपात है वो 9:11 है। यदि ए 1200 रुपए तथा बी 2000 रुपए बचाता है तो दोनों की आय क्या है। होशियार बच्चे लगा भी लिए होंगे, मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था, याद हो तो CS2 - DS1 अपॉन AD माइनस BC। अगर आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दोगे तो भी आपका वैल्यू आ जाएगा। सारी चीजें पॉजिटिव में ही हमें कैलकुलेट करनी है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी हम, क्योंकि मैंने वहां पे भी बताया था कि जब हम इसे टाइप 3 में डील कर रहे होंगे तब मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। हम अगर ऐसे और भी कुछ उसमें मिक्स कर दे कॉन्सेप्ट तो कैसे डील करेंगे, वो सारी तमाम बातें हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन का हम एक बात को यहाँ पे समझेंगे
कि यहाँ पे टाइप 2 क्यों नहीं है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, क्योंकि ये ए और बी दो अलग लोग हैं और उनकी इनकम की अलग बात कर रहा है और एक्सपेंडिचर की अलग बात कर रहा है। इससे पहले जो टाइप 2 के होते थे वहां पे ए और बी होता था, दूध और पानी होता था, तो यहाँ पे भी या तो पहले और बाद का होता था, रहता दूध और पानी ही था। लेकिन यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी इनकम होगी और ये वाली क्वांटिटी एक्सपेंडिचर होगी, इस कारण हमारा टाइप 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 वेरिएबल आ जाएंगे और 3 वेरिएबल आ जाएंगे तो मैथ क्या हो जाएगी, बुरा मान जाएगी। ये बात हम आगे क्लास में और समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, 3 वेरिएबल से 2 इक्वेशन का हम क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। अभी यहाँ पे हम अगर देखें तो टाइप 2 तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन हमें टाइप 2 की तरह डील करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों और दिक्कत आएगी। अभी देखिए यहाँ पे इनकम का रेशियो 5 और 7 का है और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 9 और 11 का है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बहुत बेसिक बात मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत कान खोल के समझिएगा। ये जो हमारे रेशियो होते हैं, मैंने पहले भी बताया, रेशियो वो फॉर्म होता है जिसका HCF कट कर दिया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है। ये जो कॉमन होते हैं वो गायब हो जाते हैं। जैसे हो सकता है ये 50 हो, ये 70 हो, तो दोनों में 10 कॉमन है, वो 10 क्या होंगे, हट जाएंगे। ऐसा हो सकता है 90 हो, 110 हो, दोनों में 10 कॉमन है, हट जाएंगे। अब बात देखिएगा, ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तो जो यहाँ पे HCF होगा ये रेशियो और यहाँ का जो रेशियो है वो दोनों डिफरेंट होगा। ये अगर R1 होगा तो यहाँ पे हम इसे R2 बोलेंगे, ये दोनों चीजें सेम नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ का HCF और यहाँ का HCF सेम हो सकता है ये 50 और 70 हो, मैं यहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूँ, हो सकता है ये संख्याएं 50 और 70 हो और हो सकता है ये संख्याएं 45 और 55 हो। अभी समझिएगा, इन दोनों में कॉमन 10 है और इन दोनों में कॉमन 5 है, तो ये R1 की वैल्यू मैं बोलूंगा 10 है और R2 की वैल्यू क्या है, 5 है। दोनों कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। बात समझ में आ गई? अगर आप सेम कर दिए तो इसका मतलब मैथ के कॉन्सेप्ट के साथ आप खिलवाड़ कर दिए हो, और अगर मैथ में कॉन्सेप्ट गलत यूज कर लिए तो मैथ बुरा मान जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अभी हम इसे देखते हैं, तो इसे डील कैसे करेंगे फिर। अगर ये 2 वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है वेरिएबल है वो बात अलग हो गई, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। अगर हम ले ही ले तो क्या दिक्कत आएगी, हमें ये भी समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी देखिए, अब मैं मान लेता हूं कि ये 9R1 9R2, ये 5R1 7R1 9R2 11R2 है। इसे हम कैसे लगाएंगे, तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा, जल्दी बताइए। अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो हमारा बचेगा क्या, सेविंग। भाई जितना आप कमा रहे हो, आप 1000 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 200 रुपए खर्च कर दे रहे हो, तो बचेगा कितना, 800 रुपया बचा लिए कि नहीं बचा लिए। तो अगर आय में से अपनी खपत आप निकाल दो, अपना खर्चा निकाल दो, तो जो आपका बचत होगा वो साफ साफ निकल के चला आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर हम यहाँ पे इसे लगाएं तो लगाएंगे कैसे, ये है आपकी इनकम और ये है आपकी एक्सपेंडिचर, और अगर मैं 5R1 में से 9R2 माइनस कर दूं तो हमारा बचेगा क्या, सेविंग बचेगा कि नहीं। और यहाँ पे ए सेव कितना कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है भैया, ए 1200 बचा रहा है, ये 1200 बचा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 1200। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आराम से चलेंगे, बहुत इत्मीनान से चलेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है, बहुत अच्छे समझाएंगे, बहुत बेसिक है। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे भी बी के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 7R1 माइनस 11R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2000। अब देखिए, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो तो R1 और R2 की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, बहुत आराम से निकल आएगी। और जैसे ही R1 और R2 की वैल्यू निकल आई तो आपसे पूछा क्या है कि दोनों की आय क्या है, तो एक की आय है 5R1, दूसरे की आय है 7R1, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे भी जाएंगे तो आपका थोड़ा सा समय ज्यादा जाएगा, अगर एग्जाम हॉल में ये तरीका अपनाएंगे तो। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा तरीका बताता हूं। करना क्या है आपको, जो आप यहां पे किए हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मैंने आपसे बोला इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। आप ऐसे भी तो दिमाग लगा सकते हो कि अगर इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर। ये बात क्लियर है। अगर कुल आय में से कुल बचत माइनस कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि आपने खर्च कितना किया है। तो ये फंडा यहाँ पे लगाते हैं, इससे आसान क्या हो जाएगा ये देखते हैं। हमारा इनकम कितना है 5R1, सेविंग कितनी थी 1200, और बराबर कितना हो जाएगा 9R2, यही तो एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही दूसरे केस में क्या हो जाएगा,
इनकम है 7R1, सेविंग है 2000, आ कितना जाएगा 11R2। अब इससे मेरा फायदा ये मिलेगा कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो इधर R2 और इधर R2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इन दोनों का R2 जैसे एक वेरिएबल कटेगा, हमारे पास केवल एक वेरिएबल रहेगा, कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हो, आपको एक बात और दिमाग में रखना है कि कैलकुलेशन आपको दिमाग लगाए रहना है कि कहाँ पे कैलकुलेशन आसान से आसान बना सकते हो। अभी देखो हम इसे सॉल्व करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 5 × 11R1 या 5R1 × 11 माइनस 1200 गुणे 11, और जब ये गुणा होके इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 × 7R1, 9 × 7R1 माइनस 9 × 2000। ये बात क्लियर हो? अभी R1 और R1 को एक साथ ले आओ, ये 55 हो जाएगा, 63 होगा, तो उधर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 9 × 7R1 माइनस 5 × 11R1, और यहाँ पे आ जाएगा, उसे इधर लेके आए तो 9 × 2000 माइनस 1200 गुणे 11। ये बात समझ में आई? अभी आप R1 को कॉमन ले लो, तो मैं R1 को कॉमन ले रहा हूं, तो इधर R1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 9 × 7 माइनस 5 × 11। अभी मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा हूं। फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 × 2000 माइनस 1200 गुणे 11। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो अब और क्लियर दिख रहा होगा कि R1 बराबर आ जाएगा 9 × 2000 माइनस 1200 गुणे 11, और ये पूरी चीज इसके नीचे ले आओ तो आ जाएगा 9 × 7 माइनस 5 × 11। याद करिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसे आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए बगल में ही। इसे आप करेंगे तो 9 दूनी 18,000, ये 11 बारी 132 13,200 आएगा, तो 200 और 800 14 हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा 4800 और नीचे बचेगा 63 माइनस 55, यानी कि 5 3 8, और 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 600। R1 की वैल्यू आ गई 600। तो आप देख रहे हो कि जो आपकी इनकम पूछा था दोनों का, इसकी वैल्यू है कितना, 5R1, इसकी वैल्यू है 7R1, यही निकाल लो। तो 5 × 600 यानी पहले की वैल्यू आ जाएगी 600 है 3000, और दूसरे की आ जाएगी 7 × 600 यानी 7 छक 4200। ऑप्शन कोई दिख रहा है 3042, ऑप्शन ए ही दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। ये तो हमारा उत्तर आ गया, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला, और देखो ये फॉर्मूला आया कहां से, ये जो आप पूरा प्रोसेस करते चले जा रहे हो इसी में फॉर्मूला छुपा है। जैसे अभी लास्ट स्टेप देखो, R1 बराबर, ये R1 बराबर है क्या, देखो 9 क्या था, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूं 9 क्या था, 9 था आपका C। अगर इसे A:B:C:D के फॉर्म में लिखें तो 9 हमारा क्या था, C था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C। 2000 क्या था, दूसरी वाली सेविंग थी, उधर वाली सेविंग, माइनस 1200 क्या थी, पहली वाली सेविंग, 11 क्या था, D अपॉन 9 × 7, 9 और 7 क्या है, 9 और 7, ये B है और ये क्या है, C है। आप देखो B × C माइनस A × D, यही फॉर्मूला आया कि नहीं आया। आप इसे चाहे BC माइनस AD कर लो, चाहे AD माइनस BC कर लो, मॉड लगा लो। मैंने क्या बोला कि आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो ये फॉर्मूला आपका अल्टीमेटली आया कहां से है, इसी कैलकुलेशन से आया है। तो आप जब एग्जाम हॉल में हो तो दिमाग में रख लो, अगर ऐसा फॉर्मूला आता है तो C × S2 माइनस D × S1 अपॉन AD माइनस BC निकाल देना। माइनस में आए चाहे प्लस में आए, अपना उत्तर प्लस ही मानना। और ये वैल्यू किसकी होती है, ये R1 की वैल्यू होती है, या सिंगल सीधा बोलो 1 की वैल्यू होती है। बात समझ में आ गई थी, नहीं आई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं, ताकि हमें और चीजें समझ में आए। हम धीरे धीरे चलेंगे, बहुत इत्मीनान से चलेंगे, एक एक चीज सीखते चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट रीड बिटवीन द लाइंस हम करेंगे, ताकि हमारा, क्योंकि आज चैप्टर फिनिश कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट बचा रह जाए। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्या कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25 के अनुपात 4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22 के अनुपात 3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या होगी?
आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में लगाइए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, है ना, वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर लगाने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप ये लगा ले गए तो समझ लो कि आपका दिमाग रेशियो में बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपको दिक्कत आती है इसका मतलब आपको अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप जहां से भी हो सकते हो वहां पे से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। हालांकि हम क्वेश्चन सेशन में एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तब बहुत मजा आएगा। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आपको ABCD के फॉर्म में दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जो पहले स्टूडेंट थे किसी परीक्षा में पास, ये पास होने वाले स्टूडेंट हैं, ये फेल होने वाले स्टूडेंट हैं, और उनका जो अनुपात था वो 25 के अनुपात 4 था, ये बोल रहे हैं। फिर बोल रहे कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, बोले परीक्षा देने वाले 5 और आ जाते, परीक्षा देने वाले पास में नहीं, ध्यान दीजिएगा वरना आप गड़बड़ कर दोगे। ये 5 मतलब ये जो टोटल हो रहे हैं इनमें 5 लोग और आ जाते, समझिएगा, टोटल में 5 और आ रहे हैं। फिर बोला और ये तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, मतलब पहले जितना फेल हो रहे थे उनमें से 2 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अभी समझिएगा, एक तो बाहर से लोग आ रहे हैं प्लस फेल होने वाले और जा रहे हैं, तो बाहर से भी आ रहे हैं और कोई फेल वाला भी जा रहे हैं। समझिएगा, ये आपकी क्लास है, क्लास में अभी कितने, पहले 25 और 4 29 लोग थे, समझिएगा। यहां से 5 लोग क्लास में और आ रहे हैं, लेकिन ये जो 29 था ये 25 अलग था और 4 अलग था, समझिएगा। अब ये 4 यहां से कम हो रहे हैं, 2 कम हो रहा है, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि क्लास से कोई बाहर नहीं जा रहा है, जबकि क्लास में 5 लोग आ रहे हैं। तो यहां से निकलेगा तो जाएगा कहां, यहीं पे तो जाएगा, पास में ही तो जाएगा। तो बस इसका कॉन्सेप्ट यही है कि 4 में से अगर 2 निकलेगा तो 2 यहां पे जुड़ रहा होगा। और देखिए जो 5 आ रहे हैं वो फेल होने वाले में कैसे जाएंगे, क्योंकि पहले बोला कि फेल वाले 2 और कम हो रहे हैं, तो वो जो 5 आ रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा इसी में आएंगे, तो ये +5 भी हो जाएगा। यानी इस वाले में 7 बढ़ रहा है, इस वाले में 2 कम हो रहा है, और आपका ऐसा करके नया अनुपात 22 के अनुपात 3 बन रहा है। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। फिर करके देख ले रहे हैं, हमारा आंसर आ गया। समझ लीजिए, मान के चलिए कि ये 25 आर है और ये 4 आर है, तो 25 आर में कितने एक्स्ट्रा है, 5 + 2 यानी कि 7, समझिएगा। नीचे 4 आर था, तो 4 आर में से 2 लोग जाएंगे, और ऐसा करने पे जो हमारा अनुपात बन जाएगा वो 22 के अनुपात 3 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अभी हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 25 आर + 7 बटे 4 आर - 2 बराबर 22 बटे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सॉल्व कर ले तो उत्तर आ जाएगा। ये आ जाएगा 75 आर + 21 बराबर 22 चौक 88 आर -22 दूना 44। इतनी बात क्लियर हो गई। 75 को उधर ले जाए तो 88 में से 75 जाएगा तो 8 5 13 इधर रहेगा, और 44 इधर लेके आए 21 है तो 65 हो जाएगा। यानी 13 आर बराबर 65, तो 1 आर बराबर कितना आ जाएगा, 5। 1 रेशियो बराबर 5 आ गया। हर क्वेश्चन में आपको 1 रेशियो निकालना होता है। पूछा गया है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो आप देख रहे हो 25 यहाँ थे, 4 यहाँ थे, टोटल कितने 29 आर बच्चे हैं। 1 आर बराबर 5, तो 29 आर बराबर हो जाएगा 5 × 29 बराबर 145, और यही आपका उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर हुई। तो ये हमारा कुछ तरीका होता है टाइप 3 के क्वेश्चन को डील करने का। ये मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, इसमें आपको दिमाग लगाने बहुत एक्टिव रहना है। और जब एग्जामिनर पेपर को थोड़ा टफ लेवल में ले जाना होता है, मॉडरेट से टफ लेवल में ले जाना होता है, तब ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करता है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे 0 से हीरो की क्लास में है, हमें क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक से और एडवांस लेवल तक सारी चीजें सीख के चलना है, तो जाहिर सी बात है हमें एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ के चलना होगा। जिस कारण मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। थोड़ा हार्ड जरूर लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि यार ये आपके ग्रैप से थोड़ा दूर जा रहा है, लेकिन अगर आप बहुत इत्मीनान से, बहुत बेसिक तरीके से, एकदम फुल्ली एकाग्र मन से देखेंगे, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो ये क्लास आपका सबसे ज्यादा मजेदार क्लास बन जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपका मन भी नहीं भटका रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एकदम जितनी बात पॉइंट टू पॉइंट है वही बोलना चाह रहा हूँ, ताकि आप भटको मत, कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाए रहो, है ना, वरना इधर उधर तो करते रहते हैं।
अब देखो यहाँ पे अगर हम एग्जाम हॉल में, एक बात समझिएगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में जितना टफ है ना उसका एक शॉर्टकट बहुत अच्छा ही होता है। अगर आपके पास दिमाग है, 1350 ग्राम सबके पास होते हैं, 50 ग्राम एक्स्ट्रा कोई लगाता नहीं है, 1300 ग्राम ही लगा पाते हैं लोग। अगर वो 50 ग्राम भी आप लोग लगा लो तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में इतना सारा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी। इतना माथा पच्ची करके आप अपना पसीना बहा के क्या करोगे भैया? अगर आपके पास बेहतरीन मेथड है तो बेहतरीन मेथड जानना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? मैं बताऊंगा आपको। कैसे बताऊंगा? एक ऑप्शन होता है गो थ्रू ऑप्शन। एक बात समझिएगा, जो गो थ्रू ऑप्शन है, जब मैं इसे प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा अच्छे से, गो थ्रू ऑफ मैथ कितनी भी टफ हो, करीबन 50 से 60% जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो गो थ्रू ऑप्शन से लग जाते हैं। मतलब आपको न कलम उठाने की जरूरत है, ना कॉपी उठाने की जरूरत है, ना दिमाग लगाने, दिमाग तो लगाओगे, बिना दिमाग के कैसे कर पाओगे, लेकिन मतलब अन्यथा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समय गंवाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करोगे तो जल्दी से कर लोगे। जैसे अगर आप रेशियो की बेसिक समझे होगे तो मैंने क्या कहा, जो ये 25 और 4 है, जो रेशियो होता है वो किसी एक से टूट के आया होता है। कुल विद्यार्थी जो थे पास और फेल होके वही मिलके 25 और 4 थे। और जो संख्या आपको निकालने को बोला है वो भी क्या निकालने को बोला है, कुल कितने विद्यार्थी थे। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो वो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन आप जोड़ोगे तो 29 आएगा, लेकिन इसके साथ रेशियो भी तो रहेगा और इससे बराबर आप 145 के कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन वही सही होगा जो 29 का मल्टीपल होगा। अगर 29 से कटेगा नहीं 145 तो रेशियो की वैल्यू आपकी रियल में नहीं आएगी, और रियल में वैल्यू नहीं आएगी तो बच्चे फ्रैक्शन में हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें आधे अधूरे बच्चे होते हैं, जिसमें 4.5 बच्चे होते हैं या 10.5 बच्चे होते हैं या 2.25 बच्चे होते हैं? ऐसे तो नहीं होते ना, बच्चे तो पूरे पूरे रहेंगे, या 4 रहेंगे या 10 रहेंगे या 20 रहेंगे 50 रहेंगे, 50.5 तो नहीं होंगे। तो फिर अगर रेशियो दशमलव में आ गया तो बच्चे दशमलव में चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई आधा कट के आ गया, ऊपर ऊपर है नीचे कुछ है ही नहीं है, पैर वैर है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई बिना मुंडी के आ गया। इंसान होगा तो वो तो पूरा पूरा होगा, इसलिए बोलते इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म में नंबर आना चाहिए। तो 29 रेशियो बराबर 145, तो एक रेशियो बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखियो क्या 150 29 से कटेगा? नहीं कटेगा। 140 कटेगा? नहीं कटेगा। 144 कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि केवल ऑप्शन ए आपका 29 से कट रहा है, तो आपको ये पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बात समझ में आ गया? आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब 5 एक्स्ट्रा आए तब रेशियो 22-3 हो गए, तो जो उत्तर होगा उसमें 5 और जोड़ दिया जाए तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 25 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि हमारा 145 था, 5 जोड़ देंगे 150, 150 25 से है कि नहीं है? अभी 150 में 5 जोड़ते तो 155 हो जाता, 25 से होता? नहीं होता। 140 में 5 जोड़ते तो 145 होता, 25 से होता? नहीं होता। 144 में 5 जोड़ देते 149 हो जाता, 25 से डिविजिबल होता? नहीं होता। तब भी हमारा एक ही ऑप्शन सही होता। तो ये हमारे पास कुछ तिकड़म होते हैं। 50 ग्राम आपको दिमाग ज्यादा लगाना होता है ताकि आपका उत्तर जल्दी से आ जाए। कुछ और प्रश्नों को जल्दी जल्दी से हम यहाँ पे करते हैं। बोल क्या रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का योग क्या है? बात समझ में आ रही? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लग रहा है कि टाइप 2 की तरह है क्योंकि दोनों में 2-2 ही हो रहा है, समान है। लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर जुड़ेगा दोनों में साथ में जुड़ेगा। ए बी है, ये सी डी तब बनेगा जब दोनों में समान चीजें जुड़ रही होंगी या समान चीजें घट रही होंगी। इसमें बोल रहा है कि एक तरफ कुछ जुड़ रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे जुड़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां से बाहर निकल रहा है। और ऐसा केस टाइप 2 में नहीं होगा, कहाँ पे चला जाएगा, टाइप 3 में चला जाएगा। तो हमें फिर से इसे कुछ ऐसे मेथड से लगाना पड़ेगा। लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग तो आपके पास ही है। दिमाग का थोड़ा प्रयोग करते हैं। ये था 2:3, बाद में क्या हो रहा है 1:2। गो थ्रू ऑप्शन करें क्या, एक बार लगा के देख लेते हैं। बोल रहे संख्याओं का योग है। संख्याओं का योग अगर इन पे जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 3 2 5। यहाँ पे जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 3। यानी वो संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या है, ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये है लेकिन ये 3 से नहीं है। तो ये उत्तर आगे आपका सही हो गया। अब लगा भी सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप ऐसे लगा सकते हो 2x, वहां से पहली संख्या में 2 घटा दिया गया -2 अपॉन 3x, दूसरे वाले में 2 जोड़ा गया 2 बराबर 1/2 लगा दो। ये हो जाएगा 4x - 4 बराबर 3x + 2। इधर आ जाएगा तो x बचेगा, इधर आ जाएगा 6, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। और 3 तो 5 जोड़ रहा है, 6 से गुणा कर दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए ये जादू है, आपका दिमाग
जितना हो सकता है दिमाग लगा लो, वहीं पे आपका उत्तर छुपा है। जब आपके पास प्रश्न टफ हो तो आपको दिमाग ज्यादा लगाना है और इजिली आपका उत्तर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ये उत्तर आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ऐसे प्रश्न कराएंगे एग्जाम में, हो जाएगा ना? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, समय नहीं करते हैं आज, थोड़ा जल्दी जल्दी से चीजों को समेटने की कोशिश करेंगे तब आपका समय भी कम जाए और ये पूरा का पूरा हमारा रेशियो खत्म हो पाए आज अच्छे से। क्वेश्चन ये है, क्या है समझिएगा, नया टाइप का क्वेश्चन है। अब आज सारे क्वेश्चन पैटर्न भी नहीं मिलेंगे, सब अपने आप में नए होंगे, उनके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, उनके पीछे कुछ दिमाग और भी लग रहा होगा, तो हमें ऐसे क्वेश्चन से यहाँ पे डील करना है। क्या कह रहे हैं कि दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात जो है वो 4:1 है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का जो अनुपात है वो 1:40 है। फिर बोला है कि यदि किसी दिन कुल किराया 11,000 प्राप्त हुआ हो तो इसमें प्रथम श्रेणियों की यात्रियों से प्राप्त किराया क्या होगा। अभी इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पांव पैर फूलने लगते हैं, एकदम पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे यार इतना बड़ा प्रश्न, ऊपर से ये पता नहीं क्या किराया उराया वाला आज तक देखे नहीं, तो अब एक फोबिया होता है आपके अंदर, मैथ का डर होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, लेकिन वो सेंटेंस को बहुत बड़ा बनाया। और मैंने क्या बोला, अगर आपके मैथ में अगर क्वेश्चन बड़ा मिल गया तो समझ जाओ उसका सॉल्यूशन क्या है, छोटा ही है। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तभी होगा जब उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा दे दी जाएगी, और किसी चीज की ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी तो आप उसका सॉल्यूशन जल्दी निकाल लोगे, बशर्ते अगर आपका इसके अपेक्षा अगर आपका कम इंफॉर्मेशन दिया गया तो आप उतनी आसानी से नहीं निकाल सकते हो। तो देखा जाए इसमें क्या कह रहा है, कह रहे दो रेलवे स्टेशन है ए और बी और इनके बीच में जो भी दूरी हो, अभी बात नहीं करते दूरी की, बोले प्रथम और द्वितीय श्रेणी किराया है। आप यहाँ पे जाओगे, ट्रेन से जा रहे हो, बोगी होता है ना, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, ऐसे होता है। तो यहाँ पे दो श्रेणी है और बोल दोनों का जो किराए का अनुपात है वो कितना है, 4:1 है। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि ये श्रेणी फर्स्ट है और ये श्रेणी क्या है, सेकेंड है, ऐसे समझिए। किसका अनुपात है ये फेयर का है, किराए का अनुपात है। बात समझ में आ गई। अब ये फिर क्या बोल रहा है कि जो यात्रा करने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या, अगर किराया ऐसा होगा तो यहाँ पे नंबर अलग होंगे ट्रेवल करने वाले लोगों का, यहाँ पे नंबर अलग होंगे ट्रेवल करने वालों का, तो ऐसे ही दिया है। यहाँ पे बोल रहा है 1 और यहाँ पे बोल रहा है 40, है ना, थोड़ा ज्यादा अच्छे लोग हैं, है ना, पैसा वाले लोग हैं, तो सेकंड क्लास वाले से ज्यादा जा रहे हैं, नहीं सेकंड क्लास वाले ज्यादा जाएंगे क्योंकि पैसा तो कम होता ही है। चलिए ये बात अलग है। तो ये जो फेयर का रेशियो 4:1 है और जो प्राइस का रेशियो, सॉरी जो ट्रेवलर्स हैं, है ना, कितने लोग हैं, उनका जो रेशियो है 1:40 है। अभी समझिए, मान लो किराया 4 रुपए है और ट्रेवल करने वाले 1 लोग हैं, तो टोटल रेलवे को कितना मिलेगा पैसा, 4 रुपए ही तो मिलेगा। किराया मान लो 1 रुपया है और लोग हैं 40, तो किराया कितना मिलेगा, 40। बात समझ में आ गई, बस यही कर दे रहे हैं। अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए और इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो हमें श्रेणी प्रथम में टोटल कितना रुपया मिल रहा है प्लस श्रेणी द्वितीय में कितना रुपया मिल रहा है, उसका क्या मिल जाएगा, एक अनुपात मिल जाएगा। समझिएगा, इसे आप ऐसे भी और बेसिक से समझ सकते हो। ये है 4x और x, ये है y और 40y, और इन दोनों को गुणा कर दोगे तो 4xy इस टू ये हो जाएगा 40xy। अब ये 4xy पूरा पूरा नंबर है और ये 40xy पूरा पूरा नंबर है। xy दोनों का HCF है, जो कटने के बाद क्या बचा, 4 और 40 बचा। बात समझ में आ रही है। तो ये पूछ रहे इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना है। तो आप देख रहे हो प्रथम श्रेणी से प्राप्त कितने हैं, 4xy यानी 4 रेशियो, टोटल कितना है 44, और वो बोल रहे हैं टोटल कितना प्राप्त हुआ है 11,000 रुपए। तो जाहिर सी बात है, अगर 44 बराबर 11,000 तो 1 बराबर कितना, 4 से काट के देख लें, ये 11 चौक 44, ये हो जाएगा 1,000, यानी 1 बराबर आ जाएगा 250। 1 बराबर मतलब क्या, यहाँ पे एक क्या है, xy है, xy बराबर हो जाएगा 250। तो पूछा है प्रथम श्रेणी से कितना, तो प्रथम श्रेणी से 4xy आया है, 1xy बराबर इतना, तो 4xy बराबर आ जाएगा 250 गुणे 4, यानी कि 1,000 रुपए प्रथम श्रेणी से आपका कुल किराए की वसूली होगी। अभी बात तो एक बात समझिएगा, ये क्योंकि ये पूछा था कि प्रथम श्रेणी से कितना किराया हुआ, इसलिए आप थोड़ा आसानी से निकाल पाए। आप सोच के बताओ कि अगर आपसे पूछता कि प्रथम श्रेणी का किराया कितना है तो आप उत्तर दे पाते। ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम श्रेणी का क्या आप
कि उत्तर दे पाओगे कि अगर आपसे पूछ ले प्रथम श्रेणी का किराया कितना है या द्वितीय श्रेणी का किराया कितना है, या ये पूछ ले प्रथम श्रेणी में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, या ये पूछ ले द्वितीय श्रेणी से कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कुछ इंडिविजुअल पूछेगा तो क्या आप उत्तर देने में सक्षम होगे, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक हम नए प्रश्न पे आते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी किए हुए, और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन घबराइएगा नहीं, एक फंडा हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, छोटा होगा। तो देखते हैं, 3 बोतलों में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 4:3, 5:4 तथा 7:6 है। यदि तीनों बोतलों के मिश्रणों को एक टब में मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। ये 3 अलग अलग कंटेनर में कुछ मिश्रण है। मिश्रण किसके हैं, दूध और पानी के। इसमें भी कुछ दूध और पानी है, इसमें भी कुछ दूध और पानी है, इसमें भी कुछ दूध और पानी है। यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, यहाँ पे 5:4 है, यहाँ पे कितना है 7:6 है। अब बोल रहा है इन तीनों को किसी एक बड़े टब में मिला दिया जाए तो यहाँ पे जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो क्या होगा। ध्यान करो, मैंने आपको चॉकलेट में क्वेश्चन दिया था, संपूर्ण पृथ्वी पे इतना पानी और भूमि का अनुपात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इतना है, दक्षिणी पे इतना है, तो कुल कितना होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कराया था। ये भी सिमिलर है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम तीनों चीज को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो टोटल दूध की मात्रा होगी वो यहाँ पे टोटल दूध की मात्रा का क्या होगा, जोड़ होगा, सम होगा, योग होगा। ऐसे यहाँ पे जो पानी की मात्रा होगी वो यहाँ पे जितने पानी हैं उन सबका क्या होगा, योग होगा। लेकिन ऐसा सीख तो लेते हो आप लोग, लेकिन गलती कर देते हो। गलती कहाँ कर देते हो समझिएगा, यहाँ पे दूध की मात्रा 4 नहीं है, जबकि अगर ये टोटल मैं बोल दूं 7 है तो इस 7 का चौथा पार्ट है। मतलब कुल में 4 भाग कितना है, पानी है, और 4 भाग कितना है, दूध है, और 3 भाग कितना है, पानी है। बात समझ में आ रही। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर मैं 5 और 4 9 भाग करूं तो इस 9 भाग में 5 भाग क्या है, दूध है, और 4 भाग क्या है, पानी है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं 13 भाग करूं तो 13 भाग में 7 भाग दूध है और 6 भाग क्या है, पानी है। बात समझ में आ गया। तो भाग की मैं बात कर रहा हूं, अभी आपको यहाँ पे दूध मिलाना हुआ तो आप क्या बोलोगे, यहां से टोटल 7 का 4 भाग लेगो, यहां से टोटल 9 का 5 भाग लोगे, और ठीक यहां से टोटल 13 का कितना लोगे, 7 भाग लोगे, और इसे जोड़ दोगे तो टोटल आपका क्या मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा। ठीक ऐसे अगर आप यहाँ का पानी कितना, टोटल 7 में 3 भाग, ऐसे ही यहाँ पे 9 में 4 भाग, ऐसे ही यहाँ पे 13 में 6 भाग, और इसे जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। यानी मिल्क और जो वाटर का रेशियो होगा उस टब में वो यही होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। 4 7 5 9 7 13 यही आपका सही हो रहा है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाया है। इस पे प्रश्न ये जो मैंने इतना एक्सपेंड करके लिखा है वो कैलकुलेट करके भी दे सकता है, तो आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। घबराइएगा नहीं, जब आपका पेपर लेंथी बनाना होगा तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नया प्रश्न क्या है, ये थोड़ा क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी एक मैं नया कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। कई बार क्या होता है, आसान प्रश्न डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, कई बार इस पर टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इस पे प्रश्न हम ज्यादातर क्वेश्चन सेशन में लगाएंगे। हालांकि अभी हाल के एग्जाम में देखा जाए तो इस प्रश्न का वजूद थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे पढ़े ही ना, उसको कॉन्सेप्ट छोड़ दें, ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता। हो सकता है पूछ ले तो फिर से वजूद बन जाएगा, है ना। जो मर गया वो जिंदा हो सकता है मैथ के केस में, इतना समझिएगा। एक बैग में कोई बैग है, ये आपका कोई थैला है, बात समझ में आई। इसमें आपके कुछ सिक्के हैं, ये सिक्के पड़े हैं, बात समझ में आ रही है, दिख रहा है कुछ। इसमें कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, यही बोल रहे हैं। ये पैसे हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के। ये बोला एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में अगर इनके संख्या का अनुपात निकाला जाए तो इनका जो अनुपात है वो 2:3 क्या होगा, 5 होगा। इतनी बात क्लियर होगी। फिर बोले यदि बैग में कुल 114 रुपए हो, अगर इन सबके रुपए को जोड़ा जाए तो 114 रुपए बनते हैं। बोले 50 पैसे के सिक्के का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब पूछ रहा है कि अगर 50 पैसे के सारे सिक्कों को निकाल लिया जाए और फिर जोड़ा जाए तो कितने रुपए मिलेंगे, ये पूछना चाह रहा है।
अभी इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, हमने कंपैरिजन सीखा था, तो कंपैरिजन में हमने एक चीज बताया था कि हमेशा जो कंपेयर करते हैं वो किस में करते हैं, समान राशियों में करते हैं। अगर राशियां गड़बड़ हो गई, राशियां अलग हो गई, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं ये बात मैं क्यों बोला। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है, नंबर सिक्कों के, नंबर ऑफ कॉइन का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:5 है ना। अभी सबको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10, और ये बोल रहा है कि जो टोटल रुपया है वो कितना हो रहा है मिला के 114। अभी आप समझो, क्या मैं यहाँ पे इन सबको जोड़ के 3 2 5 5 10 रेशियो बराबर 114 कर सकता हूँ? मुझे बताइए, आप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो अनुपात है ये सिक्कों के संख्या का अनुपात है, और ये जो वैल्यू है ये रुपीज में है, मतलब ये नंबर है और ये क्या है, वैल्यू है। तो हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर तब कर पाएंगे जब या तो ये भी रुपया हो, ये भी रुपया हो, या इधर सिक्का हो तो उधर भी सिक्का हो। अभी मैं इस 114 को सिक्का बना सकता हूँ क्या? मैं यहाँ पे छांट के बता सकता हूँ कि इसमें कितने कितने सिक्के हैं? नहीं बता सकता हूँ। जोड़ के यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है, हम तो जोड़ने गए नहीं, एग्जामिनर जो था वो जोड़ के आपको दे दिया। अब आपने देखा नहीं तो आप कैसे बता पाओगे? लेकिन आपके पास एक तरीका है, आप इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ये पता है कि अगर 2 रुपए के 2 सिक्के होंगे तो रुपए कितने होंगे, 2 ही बनेंगे। अगर 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो रुपए कितने बनेंगे, 1.5 बनेंगे। 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो रुपए के कितने बनेंगे, 1.25 रुपए बनेंगे। ये कैसे किए? 1 रुपए के 2 सिक्के तो इनका मान कितना होगा, 2 रुपया होगा, क्योंकि आप जानते हो 1 रुपए का मान 1 सिक्के के बराबर होता है। 50 पैसे के 3 सिक्के तो इसका मान होगा 1.5, क्योंकि आप जानते हो 1 रुपए में कितने, 2 सिक्के। तो अगर 3 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, उन्हें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा 1.5। ऐसे ही 25 पैसे निकालने के लिए आपको 5 को 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 रुपए में 4 सिक्के तो आएगा 1.25। तो अब देखो यहाँ पे तो 2 ही रह गया, मतलब यहाँ से हमने 1 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, 3/2 और 5/4। मैंने ये नॉन स्टैंडर्ड रेशियो हो गया, मैंने बोला था इसे स्टैंडर्ड बनाने को, तो नीचे का जो एलसीएम है उसे लेके गुणा कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से अगर गुणा कर दे सब में तो हमारा काम बन जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5। अभी ये वैल्यू हो गया, ये रुपीज हो गया है ना। जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के वैल्यू का जो अनुपात है वो 8 और 6 और 5 हो गया, और जो इनका टोटल वैल्यू है वो 114 हो गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, इन्हें जोड़ लेंगे, 8 6 14 5 19, 19 रेशियो बराबर 114 कर सकते हैं। तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 19 छक्के 114। तो 1 रेशियो बराबर 6 आ गया। वो पूछा 50 पैसे के कुल कितना वैल्यू है, तो वैल्यू कितना, ये हमारी वैल्यू ही तो है, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 6 बराबर 36 रुपए। 36 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तर है। अगर ये पूछ लेता कि कुल कितने 50 पैसे के सिक्के हैं, तो अगर 50 पैसे के सिक्कों से 36 रुपए बन रहे हैं तो सिक्के कितने होंगे, 72 सिक्के होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जब वो सिक्कों का दाम सिक्कों की संख्या पूछती, बात समझ में आ गई। तो हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो नंबर का रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पे वैल्यू का रेशियो दे देगा, तब ये 114 रुपए ना देगा, ऐसे बोलेगा 375 सिक्के हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो आप यहाँ पे भाग दिए हो वो आप क्या करोगे, गुणा करोगे। तो 2 का 1 से गुणा करोगे, 3 का 2 से गुणा करोगे, और 5 का 4 से गुणा करोगे, और कंपेयर कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ये आपका उस टाइप का क्वेश्चन लग जाएगा। हम क्वेश्चन सेशन में ऐसे तमाम प्रश्नों को देखेंगे। तो ये हमारा था आज का प्रश्न। जितने भी हमारे टॉपिक थे, रेशियो आज हम फिनिश कर रहे हैं। मैक्सिमम जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात आती है, देखिए एक होता है प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, एक होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिटेल में बहुत अच्छे से करीबन 7-8 क्लास में करे हैं। बहुत इत्मीनान से चला हूँ, क्योंकि मुझे आपको हर उन बच्चों को लेकर चलना पड़ता है जो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं सर मेरी मैथ बहुत कमजोर है, और यहाँ पे टीम परीक्षा प्लस हर उस बच्चे के साथ है जो अपने आप को थोड़ा कमजोर फील करता है,
हम कमजोर नहीं रहने देंगे, हम आपको भी सिलेक्शन करवा के रखेंगे। और जो तेज हैं वो तो ऑलरेडी हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और मैं जान रहा हूँ हमेशा सिलेक्शन होता रहे और फिर परचम लहराएगी टीम परीक्षा प्लस, एक से एक बच्चे सेलेक्ट होंगे और सब आपके सामने आएगा, दूर नहीं जाइएगा, यहीं पे बस देखते रहिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। आप लोग भैया प्रैक्टिस के लिए सब्सक्रिप्शन ले लो जो दूसरा फेज का चलने लगा है, प्लस अगर आप लोअर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके लिए भी कोर्स परचेज कर लो, रिस्क मत लो, आप अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन लेना है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।